दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। पूर्वी चंपारण को भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसके पूर्व इसे सीपीआई का गढ़ माना जाता था, लेकिन स्थितियां बदली और सीपीआई कमज़ोर हुई और भाजपा ने इसे अपना गढ़ बना लिया। लेकिन पिछले 40 वर्षों में भाजपा में जो नहीं हुआ था वह अब हो रहा है। तो क्या इसे भाजपा के गढ़ का दरार या सत्ता परिवर्तन की रार क्या कहेंगे? आइए इसी पर बात करते हैं। पूर्वी चंपारण में भाजपा के सबसे बड़े स्तंभ हैं राधा मोहन सिंह, जो यहाँ के सांसद हैं। उन्हें कभी भीष्म पितामह, कभी गॉडफादर, तो कभी एमएलए मेकर, तरह तरह के नाम से नवाजा जाता रहा है। लेकिन 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, उसमें उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी कई तरह के बयान आ रहे हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि राधा मोहन सिंह की नज़र और उनकी पकड़ वार्ड से लेकर और लोकसभा के पूरे क्षेत्र में रहता है। एक एक गांव में उनकी पकड़ है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये इसलिए कहा जाता है कि चाहे वो वार्ड सदस्य का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, हर जगह उनकी उपस्थिति रहती है और हर जगह वो अपना हस्तक्षेप करते हैं और उन्हीं के हिसाब से काम होता है। ये परंपरा रही है पिछले 40 वर्षों की। और उनकी हनक ऐसी कि आम कार्यकर्ता की बात तो छोड़ दें, विधायक भी उनके इच्छा के बगैर एक शब्द बोल नहीं सकता है। इतने बड़े नेता, इतने कद्दावर नेता। लेकिन ऐसे में अगर राधा मोहन सिंह के भाजपा खेमे में भगदड़ मच रही हो तो इसे क्या कहेंगे? लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आखिर ये भगदड़ मच क्यों रही है, वो परिस्थितियां ऐसी बन क्यों रही हैं, इस पर नज़र डालना जरूरी है। कल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश के नेता रहे जिले के अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, इस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि इस तरह का प्रेस वार्ता हमने तो नहीं देखा था, कम से कम भाजपा का पूर्वी चंपारण में। वैसे प्रेस वार्ता जिसमें सांसद न हो या विधायक न हो या जिलाध्यक्ष न हो और कुछ जो मजबूत कार्यकर्ता हैं वो लोग अपनी प्रेस वार्ता करते हैं और जिसका नेतृत्व करते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश सिंह अच्छे वक्ता हैं और इसीलिए प्रवक्ता के रूप में प्रदेश में उनको रखा भी गया था। जमीनी नेता रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उनको देखा जाता है। आरएसएस से, संघ से भी जुड़े रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि उन्होंने सांसद महोदय जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उनसे अलग प्रेस वार्ता कर ली और उनसे अलग अपने कार्यक्रम की घोषणा की है। हालांकि ये घोषणा उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर की है। इस पर हमने कई प्रश्न भी पूछे, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया उसको भी बताएंगे। हालांकि इसके पूर्व भी भाजपा में आंतरिक कलह होते रहे हैं, लेकिन खुल के ये सामने आया विगत 2-3 वर्षों में, जब भाजपा के ही कैंडिडेट एमएलसी के रूप में खड़े थे बबलू गुप्ता, और भाजपा के एक बड़े गुट ने बबलू गुप्ता को मदद नहीं करके दूसरे प्रत्याशी को मदद किया और बबलू गुप्ता को हार की मुंह देखनी पड़ी। बताते हैं कि बबलू गुप्ता भीष्म पितामह के, या यूँ कहें कि राधा मोहन सिंह के मन के खिलाफ अपनी बातों को कर रहे थे, कहीं कहीं उनका विरोध कर रहे थे और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अब देखिए
मेयर की चुनाव की बात। मेयर में राधा मोहन सिंह ने, जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने जिलाध्यक्ष, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, प्रकाश अस्थाना को मेयर के तौर पर खड़ा किया था। लेकिन प्रकाश अस्थाना को हारना पड़ा और एक नए व्यक्ति, देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता यहाँ की मेयर निर्वाचित हुई। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि भाजपा में यहाँ भी गुटबाजी हो गई थी और पवन जायसवाल, जो भाजपा के विधायक हैं ढाका से, उन्होंने खुलकर विरोध किया था। और विरोध इसलिए किया था कि प्रकाश अस्थाना राधा मोहन सिंह के सबसे करीबियों में से उनकी गिनती होती है। वो इसके पूर्व में भी जब नगर परिषद हुआ करता था तो सभापति के तौर पर रह चुके हैं। इसके पूर्व वो जिलाध्यक्ष थे, फिर जिलाध्यक्ष चुने गए। तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था पवन जायसवाल ने, और उसकी परिणति ये हुई कि प्रकाश अस्थाना को हारना पड़ा। लेकिन आखिर पवन जायसवाल ने ऐसा क्यों किया था? वो इसलिए कि जिला परिषद में पवन जायसवाल की पत्नी प्रियंका जायसवाल खड़ी थी और उस समय भाजपा के एक बड़े गुट ने प्रियंका जायसवाल का विरोध किया था और कांग्रेस के नेता रहे शशिभूषण, इंजीनियर शशिभूषण सिंह उर्फ गप्पू राय की पत्नी ममता राय को मदद की थी, जिससे ममता राय की जीत हुई और प्रियंका जायसवाल, जो पवन जायसवाल की पत्नी थी, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और उसी समय पवन जायसवाल ने इस गुटबाजी को देखते हुए ये कहा था कि जो न्योता हमको नेताजी ने दिया है मैं उसको पूरा करूंगा, और उन्होंने खुलकर मेयर के चुनाव में विरोध किया और भाजपा के जिलाध्यक्ष मेयर में हार गए। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? राधा मोहन सिंह भाजपा के कद्दावर नेता हैं, यहाँ से केंद्र तक उनकी पहुँच रही है, और बिहार में भारतीय जनसंघ के, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता, संस्थापक नेता हुआ करते थे, पंडित कैलाशपति मिश्र, उनके वो बहुत नज़दीकी माने जाते थे, वरदहस्त माने जाते थे, और वहीं से उन्हीं के सहारे इन्होंने राजनीति में अपनी छलांग लगानी शुरू की थी। 80 के दशक में राधा मोहन सिंह राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हुए थे। विद्यार्थी परिषद, उसके बाद भाजपा युवा मोर्चा, फिर भाजपा में लगभग हर जगह अध्यक्ष पद को उन्होंने, आप कहें कि जिला से लेकर और प्रदेश तक अध्यक्ष पदों को उन्होंने सुशोभित किया। जब 2014 में मोदी सरकार बनी तो उसमें वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाए गए। दूसरी ओर वो केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केवल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दो ऐसे पद हैं जो उनसे अलग रहा है। वो जिला स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक लगभग सभी पदों को सुशोभित कर चुके हैं। निश्चित रूप से नेता कद्दावर हैं और उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती थी। राधा मोहन सिंह 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 3 बार उनकी हार हुई और 6 बार वो चुने गए। एक बार उनको हराया था CPI के कमला मिश्र मधुकर ने। दूसरी बार उनकी हार हुई थी रमा देवी, जो अभी भाजपा से सांसद हैं, तब वो राजद से प्रत्याशी थी और उन्होंने हराया था राधा मोहन सिंह को। और बाद में राजद के प्रत्याशी अखिलेश प्रसाद सिंह, जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हराया था राधा मोहन सिंह को। 2014 में मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी राधा मोहन सिंह को जगह मिली और बहुत बड़ा विभाग मिला। वो भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाए गए। उन्होंने बहुत से काम भी किए, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। लेकिन वो जो कहावत है कि बड़े बट वृक्ष के नीचे छोटे पौधे नहीं पनपते हैं, वही स्थिति कहीं ना कहीं हो गई।
अगर बिहार की राजनीति में देखें तो बिहार में भाजपा के नेता सुशील मोदी से राधा मोहन सिंह की अच्छी बनती है। और जिस तरह सुशील मोदी ने अपने सेकंड लाइनर को कभी खड़ा नहीं होने दिया, उसी तरह यह आरोप लगता रहा है कि राधा मोहन सिंह ने कभी अपने बाद अपना उत्तराधिकारी या यूं कहें कि भाजपा में सेकंड लाइनर को कभी खड़ा होने नहीं दिया। और जो कोई आया भी जिसने अपनी तेजी दिखाई, जो बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लेने लगा, कहीं ना कहीं उसको धाराशाही करने का भी आरोप उन पर लगता रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर बीजेपी के सक्रिय नेता भी राधा मोहन सिंह के व्यवहार को लेकर, उनके राजनीतिक जो उनकी रणनीति होती थी उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा से या यूं कहें कि राजनीति से भी अलग होते रहे। और उसमें कई नाम हैं जो संस्थापक थे, जैसे लक्ष्मण प्रसाद, नारायण अग्रवाल, अनीश कुमार सिंह जो कई दफ़ा विधायक रह चुके हैं, महेश्वरी प्रसाद, सतपाल सिंह छाबड़ा, जयनारायण सिंह चौहान। ये सारे लोग कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया जाता है कि सांसद महोदय के व्यवहार के चलते या उनकी रणनीति में इस तरह की व्यवस्था की जाती थी, परिस्थितियां पैदा की जाती थी कि ये लोग पार्टी से अलग होते चले गए या राजनीति से अलग होते चले गए। अगर नए चेहरों की बात करें तो नए चेहरों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़ी तेज़ी से भाजपा की राजनीति में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं धाराशाही कर दिया गया, जिसमें अमरेंद्र सिंह का नाम है जो वार्ड पार्षद नहीं है। बबलू गुप्ता भी, हालांकि वो भाजपा में हैं, लेकिन पिछली बार एमएलसी में उनको भाजपा के ही कारण हार का मुंह देखना पड़ा। डॉक्टर हिना चंद्रा अभी बहुत सक्रिय थी, प्रखर वक्ता हैं, वो भी कहीं ना कहीं किनारे कर दी गई। ओम प्रकाश सिंह, अखिलेश सिंह, ये कई नाम हैं और भी बहुत से नाम हैं जो वर्तमान में जो नए चेहरे थे, जो युवा थे, जो राजनीति में बड़ी तेज़ी से उभर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों को दरकिनार करके कहीं ना कहीं नए चेहरे, चाहे वो योग्य हों या अयोग्य हैं, उन लोगों को संगठन में जगह देने का काम सांसद महोदय द्वारा किया गया। और इतना ही नहीं, उनकी पकड़, उनकी हनक इतनी बड़ी कि जिसे चाहा उसे खड़ा कर दिया और उसे विधायक बना दिया। इसलिए विधायक मेकर के रूप में, एमएलए मेकर के रूप में भी उनको विभूषित किया जाता रहा है। उनके नज़दीक रहने वाले या विधायक बनने वाले या संगठन में पद लेने वाले की सबसे बड़ी आहर्ता ये थी कि वो उनकी बात को अक्षरशः समझें और उन्हीं के हिसाब से एक्ट करें। मैंने कहा अभी कि आम कार्यकर्ता की बात छोड़ दें, विधायक भी उनके इच्छा के बिना एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, नहीं रखते हैं, आज भी वो स्थिति बनी हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। अगर आप भाजपा के अन्य सांसदों को देखें तो सारे सांसदों से बेहतर, कम से कम उत्तर बिहार के सभी सांसदों से बेहतर कार्य उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ डेयरी फार्म, मदर डेयरी की स्थापना कराई, जो बिहार का पहला मदर डेयरी था। आज के दिन में उससे हजारों की संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद हमने भी चौथी दुनिया से लेकर प्रभात खबर तमाम अखबारों में हमने लिखा है कि पिपरा कोठी को राधा मोहन सिंह ने तीर्थ बना दिया किसानों का। बात भी सही है कि उन्होंने वहाँ पे कृषि समेकित शोध संस्थान, हाईटेक पॉली हाउस निर्माण, समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान, मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, गुड़ प्रसंस्करण इकाई, किसान प्रशिक्षण केंद्र, मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय बीज निगम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय जैसे कई संस्थान खोले। लेकिन वो ये तब किए हैं जब वो कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्री भारत के थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल को कभी बड़ा नहीं किया।
चूँकि ये सारी जो संस्थाएं खुली, इसका लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिला जो उनके संसदीय क्षेत्र में थे। जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 6 विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण या यूँ कहें मोतिहारी संसदीय क्षेत्र में आता है। और इसका जो भी लाभ, इन सारे संस्थानों का जो लाभ मिलना था, वो उन्हीं लोगों को मिला जो मोतिहारी संसदीय क्षेत्र के किसान रहे हैं या वहाँ के जो रहने वाले हैं। बाकी के जो जिले के अन्य जगह थे, अन्य विधानसभा थे जो पश्चिमी चंपारण या शिवहर से जुड़े हुए हैं संसदीय क्षेत्र से, उनको इसका लाभ नहीं मिला। मतलब उन्होंने इस मामले में अपने दिल को बहुत छोटा रखा। इसके चलते कहीं ना कहीं वो लोग सांसद महोदय के कहें या कृषि मंत्री के कहें, उनका विरोध करते रहे हैं। हालांकि मुखर नहीं हुए हैं, लेकिन विरोध हमेशा होता रहा है इस मामले को लेकर कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में ही अपने को छिपा के रखा है। ये स्थिति देखने को मिलती है। ये स्थिति आप इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि शिवहर की सांसद रमा देवी और संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण के सांसद, दोनों ही भाजपा के, लेकिन कभी भी किसी भी स्थिति में आपने तीनों सांसद को एक मंच पर नहीं देखा होगा। हमने तो नहीं देखा है। और अगर विधायकों की बात कर रहे हैं तो जो संसदीय क्षेत्र के बाहर के बाकी के 6 विधायक हैं, उनको भी कभी एक साथ किसी मंच पर, भाजपा के मंच पर नहीं देखा गया। कहने का मतलब है कि अपनी हनक को बनाए रखने के लिए या अपने क्षेत्र में ही अपने प्रभाव को पूरी तरह से कायम रखने के लिए उन्होंने बाकी के लोगों को छोड़ दिया और उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अखिलेश सिंह ने जो बगावत किया है वो एक नई दिशा को कहीं ना कहीं दिखा रहा है, या यह दिखा रहा है कि भाजपा में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और उसके मुख्य कारक जो आरोपित हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है, वो उनके कार्य प्रणाली को लगाया जा रहा है, जिसमें किसी को भी उन्होंने आगे बढ़ने का जो अवसर मिला उसको रोकने का काम किया और उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जो उनके व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे, उनके नज़दीक थे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। हालांकि जो कल अखिलेश सिंह ने अपना प्रेस वार्ता किया, उसमें उनसे जब ये पूछा हमने कि क्या ये आपका आयोजन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भाजपा का आयोजन, भाजपा के झंडे के तले होगा। लेकिन कभी ऐसा देखा गया है क्या कि इस तरह की प्रेस वार्ता भाजपा की हो, जिसमें सांसद नहीं हो, विधायक नहीं हो, जिलाध्यक्ष नहीं हो, साथ में वैसे लोग जो सांसद महोदय के व्यवहार से दुखी हैं, वो सारे लोग भाजपा के नेता उसमें दिखे हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। हालांकि जब पूछा गया अखिलेश सिंह से कि क्या लोकसभा चुनाव में आप भाजपा के कैंडिडेट होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा जिसे कैंडिडेट बनाएगी, जो ऊपर के लोग बनाएंगे, उसी को हम लोग मदद करेंगे। हमारी सोच जो है वो ये है कि 2024 के चुनाव में के बाद भाजपा की जीत हो और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने एक पैदल मार्च या पदयात्रा की घोषणा की मोतिहारी संसदीय क्षेत्र में, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। प्रतिदिन 500 लोगों से मुलाकात होगी, प्रतिदिन संध्या 2 या 3 सभाएं की जाएंगी। इस तरह का प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। लेकिन पूरे प्रेस वार्ता में या प्रेस वार्ता के पूर्व जो उन्होंने बैठक की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उसमें कहीं भी राधा मोहन सिंह का नाम नहीं आया कि राधा मोहन सिंह ने कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया। जो भी बातें हुई वो नरेंद्र मोदी को लेकर।
विगत दिनों अखिलेश सिंह प्रदेश में जिस संगठन के पद पर थे उससे उनको हटा दिया गया। अब उनका ये कहना है कि मुझे हटाकर मुक्त किया गया है कि मैं जन जन तक जाके इसका प्रचार करूं। लेकिन मामला भीतर से कुछ और है। मामला ये है कि 40 वर्षों में जो नहीं हुआ है वो अब खुलकर सामने आ गया है। भाजपा का जो किला है उसमें दरार हो गया है, या यूं कहें कि यह सत्ता का रार शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इस पूरे जो अभी हमने व्याख्या की, इस पर अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई मत हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। क्योंकि आप जो कमेंट देंगे वो निश्चित रूप से मेरे लिए जानकारी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मत अभिमत। कोटिशा आभार।